हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बढ़िया से चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स की दुकान। और ये दुकान सबके लिए मुफ्त है। तो अब आज हम लोग अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनर डायोड के बारे में बात कर ली थी, तो हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशल पर्पस डायोड्स। स्पेशल पर्पस डायोड्स, ठीक है। इस लेक्चर का जो आज का जो गोल है वो है स्पेशल पर्पस डायोड्स, और या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? सबसे पहली डिवाइस होती है जिसका नाम है फोटो डायोड। दूसरा हमको पढ़ना है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। और तीसरी चीज हमको पढ़ना है सोलर सेल। तीनों का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है और इसका इस्तेमाल भी डे पर डे बढ़ता चला जा रहा है, जो सोलर सेल है हमारा, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कंजर्वेशन की तरफ, मतलब बेसिकली सस्टेनेबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है। तो जिसमें एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसका हम लोग कहते हैं सोलर सोर्स, ठीक है, तो सोलर एनर्जी, ठीक है। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोलर सेल, ठीक है, जो कि जिसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर आपको शहरों में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अच्छी जगहों में देखने को मिलेगा आपको। सोलर सेल का इस्तेमाल घरों के ऊपर लगा होता है, प्लेट टाइप की, देखे होंगे आप लोगों ने। अब यहाँ पे इन तीनों को हम लोगों को आज पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो सबसे पहला है वो है फोटो डायोड। सबसे पहला क्या है? फोटो डायोड। देखिए, सबसे पहले फोटो डायोड का मतलब जान लेते हैं। जैसे कि ये किसकी कैटेगरी में आता है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। ऑप्टो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट, क्योंकि ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल वर्ड से आया है। ऑप्टिकल वर्ड समथिंग रिलेटेड टू क्या है? लाइट। और इलेक्ट्रॉनिक समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट और इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को रिलेट करते हैं, इस वजह से इसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। तो फोटो डायोड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, फोटो डायोड का सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये करता क्या है ना। तो फोटो डायोड का काम क्या होता है? इट डिटेक्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है? ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, मतलब लाइट वाले जो सिग्नल हैं उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये फोटो डायोड क्या होता क्या है, देखिए कैसा होता है। अब फोटो डायोड के लिए इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग जो डायोड है इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? लाइट को फॉल कराना पड़ता है, तब ये वर्क करता है। तो इस वजह से इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, सर्किट सिंबल, ठीक है। सर्किट सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। काम क्या होता है? ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, और दूसरी चीज इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो और देखिए इसके बारे में और क्या बातें हैं। ये जो फोटो डायोड होता है, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल डायोड हम लोगों ने देखा है कि एक पी साइड होती है और एक क्या होती है? एन साइड होती है पी साइड और एन साइड, और यहाँ पे बीच में डिप्लीशन लेयर बनी होती है। हमने क्या करते हैं, जो फोटो डायोड होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे ऐसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक प्लेट लगा देते हैं डिप्लीशन रीजन के पास, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट लगाते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लगा देते हैं, कहाँ पे? नियर जंक्शन, ठीक है, जंक्शन पे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लगा देते हैं। और करते क्या है, देखिए इसको हम लोग फिर जोड़ देते हैं किससे? रिवर्स बायसिंग से। किससे जोड़ देते हैं? रिवर्स बायसिंग से इसको जोड़ दिया।
और उसमें डोपिंग करते हैं, नॉर्मली डोपिंग करते हैं, जैसे कि नॉर्मल पीएन डायोड में डोपिंग होती है वैसे ही नॉर्मली डोप्ड होता है ये। ठीक, क्या करते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इस पे लाइट फॉल कराते हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लेट लगी होती है, ग्लास प्लेट लगी होती है, वहीं पे क्या करते हैं, वहीं पे ही लाइट को फॉल कराते हैं, है ना, वहीं पे क्या करते हैं, लाइट को फॉल कराते हैं। फिर उससे होता क्या है, जब ये लाइट को फॉल कराया जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पे जो जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इधर है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं। लेकिन जब हम लोग लाइट को, एक पर्टिकुलर लाइट एनर्जी को गिराते हैं इसके ऊपर, तो वो एनर्जी क्या करती है, इस इमोबाइल आयंस को मिलती है, और यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लेयर में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन करके यहाँ पे एक न्यूट्रल लेयर बन चुकी होती है। अब उस न्यूट्रल लेयर में क्या करते हैं, जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं बाहर से लाइट की फॉर्म में, तो क्या होता है कि वो जो उनके बीच में बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन की वजह से, वो टूटने लगते हैं। जब वो टूटने लगते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल के न्यू पेयर फॉर्म होने लगते हैं, है ना, न्यू पेयर फॉर्म्ड ड्यू टू इंसिडेंट लाइट ऑफ सर्टेन एनर्जी। ठीक है, किसी एक सर्टेन एनर्जी की लाइट गिरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने लगते हैं। अब जब ये नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने लगते हैं तो क्या होता है, अब हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही इनके बीच में होती है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन में तो ऑलरेडी होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जैसे ही ये जो न्यूली फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ये जो बने हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस होल पे पी साइड की तरफ एक फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रॉन पे एन साइड की तरफ एक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूली फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं उनकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये इधर की ओर जाने लगेगा न्यूली फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन, और जो होल है वो कहाँ जाने लगेगा, वो पी साइड की तरफ जाने लगेगा ड्यू टू दी ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटा मोटा करंट हमको देखने को मिलेगा, और जिससे क्या होगा कि ये जो करंट की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो ऑप्टिकल सिग्नल आया उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी सरफेस पर अगर ज़्यादा इंसिडेंट होंगे तो उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को बनाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर को अगर बनाएंगे तो जिससे क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो ज़्यादा फ्लो कर पाएंगे, जिसकी वजह से करंट भी ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली जो करंट डेवलप हो रहा है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो हमने ऑप्टिकल सिग्नल डाला है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो इस प्रकार से ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है। आई होप आपको वर्किंग थोड़ी सी क्लियर होगी। अगर वर्किंग क्लियर नहीं है तो मैं इस वर्किंग को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए वर्किंग किस प्रकार है कि व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन एनर्जी falls on the depletion region, new electron and hole pair formed, but due to present of electric field, ठीक है, N to P, holes starts drifting toward P side, and electron drift toward N side
ड्यू टू विच करंट generated N2P, जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट जनरेट होगा N2P, और ये जो करंट की वैल्यू होगी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और या फिर आप ये लिख सकते हो, ये जो ऑप्टिकल सिग्नल इंटेंसिटी ये आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमको मिलेगा उतना ज़्यादा उस ऑप्टिकल सिग्नल की इंटेंसिटी होगी, है ना, उतना ज़्यादा ऑप्टिकल सिग्नल की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। या भी लिख सकते हो आप कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होंगे, है ना, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्या आई क्या डिनोट कर रहा है, इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को या ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा फोटो डायोड है। ठीक है, सर्किट सिंबल हम लोगों ने देख ही लिया है, रिवर्स बायसिंग में इसको लगाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली डोपिंग करी जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी बनता है। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है अलग अलग इंटेंसिटीज़ के लिए। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटीज़ के लिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। रिवर्स बायस में इस वजह से इसको थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करा जाता है। ठीक है, ये हमारा करंट है। ठीक है, ये हमारा करंट है। करंट रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पेयर में आता है और फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पेयर में आता है। और ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज, है ना, इधर क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, इधर भी क्या है, वोल्टेज। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए 3 अलग अलग ग्राफ। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाला ग्राफ किसी I1 इंटेंसिटी के लिए, ये ग्राफ I2 इंटेंसिटी के लिए, ये ग्राफ I3 इंटेंसिटी के लिए। अगर इंटेंसिटी I3 की ज़्यादा है I2 से और I1 से, तो करंट भी उसके लिए ज़्यादा आएगा, करंट की वैल्यू भी उसके लिए ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बनाने को आ सकता है। ठीक है, चलिए अगली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। क्या पढ़ेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, LED। ठीक है, इसे कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा डायोड है जो कि लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो भी कुछ इस प्रकार का होता है, जो ये दर्शाए कि लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, लाइट एमिट हो रही है। फोटो डायोड में ये जो एरोज थी वो इधर अंदर की तरफ होती हैं, क्योंकि उसमें लाइट इंसिडेंट कराई जाती है। इसमें क्या होता है, लाइट को एमिट कराया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है। दूसरी बात, पहली बात तो ये इसका सर्किट सिंबल, ये क्या है, सर्किट सिंबल। ठीक, दूसरी बात ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी ऑफ सुटेबल वेवलेंथ्स। ठीक है, सुटेबल वेवलेंथ्स ले लिखा क्योंकि हमको कुछ सुटेबल वेवलेंथ की ही लाइट दिखाई पड़ती है। ठीक है,
और कोई लाइट हमारे काम की नहीं होती है। इस वजह से कुछ सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, ठीक है, हम लोग तीसरी तरफ चलते हैं, है ना। अगली चीज, ये क्या होते हैं, हैवीली डोप्ड होते हैं। क्या होते हैं, हैवीली डोप्ड होते हैं। ठीक, चौथी चीज, फॉरवर्ड बायस में इसको रखा जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, वर्किंग अंडर फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग करी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या बना दिया, डायोड बनाया, ये पी साइड, ये एन साइड, बहुत ही हैवीली डोप्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज वेरी हाई, चार्ज कैरियर्स इज वेरी 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 हाई। ठीक है, क्योंकि हैवीली डोप्ड होते हैं। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा डोपिंग होती है, आप ये भी याद रखेंगे, जितनी ज़्यादा डोपिंग होती है डिप्लीशन लेयर की साइज उतनी कम होती है। डिप्लीशन लेयर जो होगी वो उतनी पतली होगी, इसको याद रखेंगे। जितना ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी कम डिप्लीशन लेयर की साइज होगी। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी कम डिप्लीशन लेयर की साइज होगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, हैवीली डोप्ड होते हैं, उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होते हैं, और डिप्लीशन लेयर की जो साइज होती है वो बहुत पतली होती है ना। और फॉरवर्ड बायस और कर दिया तो ये और भी पतली हो जाती है ना, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। हैवी डोपिंग के कारण भी क्या हो गई, डिप्लीशन लेयर और पतली हो गई। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही वेरी थिन होती है, यहाँ पे वेरी थिन डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर किसकी वजह से, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से और हैवी डोपिंग के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दोनों साइड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं। अब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर को इतना ज़्यादा पतला कर दिया तो इनके बीच में जो बैरियर पोटेंशियल था, वो भी बहुत कम हो गया होगा, है ना। जो बैरियर इनको रोक रहा था इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक दूसरे की तरफ जाने से, अब क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा, है ना, मतलब बहुत कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसको ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या करने लगेंगे, रिकम्बाइन करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टार्ट्स रिकम्बाइनिंग। अब जब ऐसा होगा कि रिकॉम्बिनेशन होगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में होगा, तो इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, रिकम्बाइन करेंगे, एनर्जी तो चाहिए ना रिकम्बाइन करने के लिए, तो क्या होगा, इस रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है फोटॉन्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। और वो फोटोन अगर एक सर्टेन वेवलेंथ की रेंज में है तो वो हमको दिखने लगता है और एलईडी अपना काम करने लगती है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। तो इसकी वर्किंग को एक बार हम लोग लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा कि वर्किंग में क्या होता है। क्या करते हैं, व्हेन, ये लिख सकते हो आप, ड्यू टू हैवी डोपिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग इलेक्ट्रॉन size of depletion layer is very very small, due to which more number of due to which very large number of electron and hole recombines ठीक है, and due to this recombination energy
released in form of photons। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है। और अगर वो फोटॉन कुछ एक सर्टेन सुटेबल वेवलेंथ के हैं जो कि हमको दिख सकते हैं, ठीक है, तो हमको दिखने लगते हैं और एलईडी अपना काम करने लगती है। तो कुछ इस प्रकार की वर्किंग है। थोड़ा सा और इसको आगे देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा और चीजें हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये तो बात हुई हमारी वर्किंग की, इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी। फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, ये जो एलईडी का फैब्रिकेशन होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल किए गए होंगे, है ना, जो भी यहाँ पे मतलब जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा, तो उसमें एक खास बात होनी चाहिए। क्या खास बात होनी चाहिए? कि उसमें उनका जो भी मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज करा जा रहा है, उनका जो बैंड गैप होना चाहिए, उनका बैंड गैप एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर इतना मान लेते हैं 1.8 अगर इस्तेमाल करके आप देखते हो, इसके लिए वेवलेंथ निकालते हो, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा क्या होता है? hc/Δe। hc की वैल्यू 12400 डिवाइड बाई 1.8, ठीक है, 1.8। तो ये करीब आती है 6888 एंगस्ट्रॉम के आसपास। कितनी आती है? लगभग 68888 एंगस्ट्रॉम के आसपास लगभग। अब ये जो रेंज है ना, जो विजिबल लाइट की रेंज होती है हमारी, है ना, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो कुछ ऐसी 4000 से 7000 के बीच में ऐसे होती है ना। तो अगर आप 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देंगे तो जो वेवलेंथ हमको मिल रही है वो हमारी विजिबल रेंज से हो सकता है बाहर चली जाए, है ना। विजिबल रेंज से क्या हो जाए? बाहर चली जाए। अगर विजिबल रेंज से बाहर चली जाएगी तो हमको लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ऐसी एलईडी का हम क्या करेंगे जिससे रोशनी निकल रही है और हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसमें कमरे में उजाला हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी एलईडी लगा के क्या करेंगे? अब कोई आया तो आपने कहा अरे एलईडी लगी तो है, कह रहा हमको तो नहीं दिख रही। अरे नहीं, वो है अल्ट्रा वायलेट वाली एलईडी लगी है ना। तो अल्ट्रा वायलेट एलईडी से आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो इसकी एटलीस्ट एनर्जी होनी चाहिए वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, है ना। जो भी मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है उसका जो बैंड गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तभी जब ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, जब रिकम्बाइन करेंगे तो ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा और इसी समय फोटोन निकलेगा। अब इस फोटोन की जो वेवलेंथ है अगर क्या होगी? विजिबल रेंज में नहीं आएगी तो क्या हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हमारा फायदा क्या है एलईडी बनाने का, है ना। तो जो भी मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके बीच में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होना चाहिए वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो वेवलेंथ आएगी वो लगभग 7000 के आसपास आएगी, ठीक है, जो कि मैक्सिमम रेंज ऑफ विजिबल लाइट होती है, वेवलेंथ, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होती है। इस वजह से हमारी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, है ना। तो अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हमारे घरों में अलग अलग कलर के एलईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होता है GaAsP, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग अलग अलग डिफरेंट कलर की एलईडीज बनाते हैं, डिफरेंट कलर की एलईडी बनाते हैं, कलर की एलईडीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, जो कि विजिबल रीजन पे लाई करता है। अब आप पूछेंगे कि एक कैमरा आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी वो कैमरा काम आ जाता है कि अंधेरे में कोई चीज नहीं दिखती। अब अंधेरा है तो लाइट तो वहां पे है नहीं, है ना, अंधेरा है तो वहां लाइट है नहीं, तो अब चीजों को ऑब्जर्व करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कैमरा बनाया जाता है जिनके अंदर इंफ्रारेड एलईडीज लगी होती हैं,
जिससे वो अंधेरे में भी देख पाती हैं। और वो इंफ्रारेड एलईडी किससे बनाया जाता है पता है आपको? इंफ्रारेड एलईडी किससे बनाई जाती हैं? वो बनाई जाती हैं GaAs से। किससे बनाई जाती है? GaAs से, इंफ्रारेड एलईडी। इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? CCTV कैमराज में। किसमें? CCTV कैमरा में। ठीक है, अभी आपसे पूछे कि अरे CCTV कैमरा में कौन सी एलईडी लगी होती है जो रात में देखने में मदद करती है? तो इंफ्रारेड एलईडी लगी होती है CCTV कैमरा में। तो फैब्रिकेशन के लिए याद रखेंगे कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप होना चाहिए, है ना। अब ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो इसकी जो रेंज होती है एनर्जी गैप का वो होती है लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, ये रेंज रहती है। इस रेंज में होते हैं तो जो एलईडी है वो हमारे काम की है, नहीं तो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सी जगह आपको नहीं मिलेंगी ये सब चीज़ें, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सोलर सेल, है ना। इसका नाम क्या है? सोलर सेल। सोलर सेल, ठीक। सोलर सेल आपने देखा होगा, ऐसा कुछ डिजाइन बनी होती है, घरों पे ऊपर लगे होते हैं ऐसे, है ना। बीच में नीला नीला, यहाँ नीला 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 ऐसे होता है, चमक रहे होते हैं घरों के ऊपर। बरसात हो रही चाहे जो हो रही, कोई मतलब नहीं, है ना। धूप मिलनी चाहिए बस, लेकिन ठीक है, बढ़िया चार्ज होता रहेगा, घर में सप्लाई करता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ज़्यादातर स्कूलों में आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए होते हैं ऊपर। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब सोलर सेल की बात करते हैं। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल क्या करता है? वही है, किसमें बदल रहा है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसमें भी डोपिंग जो होती है वो नॉर्मल डोपिंग होती है, नॉर्मल डोपिंग, या फिर नो डोपिंग कह सकते हो आप। नहीं, आप दो डोपिंग मत कहिए, नॉर्मल डोपिंग, नॉर्मल डोपिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे नॉर्मल आप डायोड देखते हो कि ये पी साइड बना दी, ये एन साइड बना दी, बीच में डिप्लेशन लेयर, ये पी साइड एन साइड, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, एक लेयर को थोड़ा सा पतला कर देते हैं। क्या करते हैं? एक लेयर को थोड़ा सा पतला कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। और एक लेयर को मोटा कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऊपर वाली पी साइड रख दी और ये हमारी एन साइड है। ठीक है, और तो क्या करते हैं, एक लेयर की जो विड्थ होती है, ठीक है, और दूसरी लेयर की जो विड्थ होती है, तो d इज लेस देन कैपिटल D। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ऐसा कुछ बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डोपिंग होती है वो कैसी होती है? नॉर्मल डोपिंग होती है ना, नॉर्मल डोपिंग होती है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, ये हमको देखना है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा पता है पतला क्यों बनाया जाता है? पतला इसलिए बनाया जाता है कि जब इस पे लाइट फॉल करती है, जब ये लाइट फॉल करती है तो ये लाइट इसको पार करके कहाँ जा सके? इस डिप्लीशन रीजन पे जा सके। ये जो डिप्लीशन रीजन आपको बीच में दिख रहा है, दिस इज द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो लाइट क्या कर सके, उसको क्रॉस करके डिप्लीशन रीजन तक जा सके। इस वजह से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा पतला रखा जाता है और नीचे वाला हिस्सा जो रहता है थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। होता क्या है, जैसे ही इस पर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट कहाँ पहुँच जाती है? डिप्लीशन रीजन में पहुँच जाती है। जैसे ही डिप्लीशन रीजन में पहुँचती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन शुरू हो जाता है, जनरेशन स्टार्ट्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो होल्स हैं, ठीक है, वो क्या करने लगेंगे, वो जाने लगेंगे पी साइड की तरफ, है ना। होल्स किधर से किधर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, N to P ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या जो होल्स बनेंगे वो किधर चले जाएंगे? पी साइड की तरफ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? N साइड की तरफ।
ठीक है। तो क्या होगा कि एक यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अब जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एन साइड वाला जो हिस्सा है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बताइए। इस तरफ का पोटेंशियल बढ़ेगा। आप देखिए जैसे यहाँ पे पीएन डायोड आप पढ़ते थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, होल्स इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और क्रिएट होने लगेगा। क्या कह रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ रहा है, और उधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो किधर का पोटेंशियल बढ़ेगा, पी साइड का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और एन साइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। क्या करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, एक करंट फ्लो करने लगेगा। और ये करंट फिर क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक्सटर्नल सर्किट से। क्या कर देते हैं, इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये इस प्रकार से कुछ इसमें वो देखने को हमको मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से हमको कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। वर्किंग बिल्कुल सेम है जैसे कि फोटो डायोड की थी, वैसे ही सेम वर्किंग इसकी भी है, ठीक है। बहुत आसान वर्किंग है। फिर से एक बात देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, पी साइड को पतला रखा, एन साइड को मोटा रखा। आप एन साइड को भी पतला रख सकते हो और पी साइड को मोटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लाइट के कॉन्टैक्ट वाली साइड है उसको पतला रखना है। जब ये लाइट इस पर गिरी तो इसको पतला इसलिए रखा है जिससे जो लाइट गिर रही है वो डिप्लीशन रीजन पे पहुंच सके, ठीक है। जब ये डिप्लीशन रीजन पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे एन साइड की तरफ जाने लगेंगे और जो होल्स हैं वो पी साइड की तरफ जाने लगेंगे, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ और होल्स पी साइड की तरफ जब जाने लगेंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। और उसको अगर हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस प्रकार से सोलर सेल हमारा वर्क करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सोलर सेल वर्क करता है। इसका IV कैरेक्टरिस्टिक बहुत पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। IV कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक होता है ये कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब इसमें कोई भी लाइट को फॉल नहीं कराया गया तो उसके पास करंट नहीं रहेगा, सिर्फ वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ वोल्टेज। तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज। और उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप लाइट में इंसिडेंट कराओगे वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि नो बायसिंग होती है, यहाँ पे कोई बायसिंग नहीं होती है, बायसिंग नहीं होती तो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फॉरवर्ड होती है तो फर्स्ट, रिवर्स होती है थर्ड, नो बायसिंग तो फोर्थ, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, VOC कह सकते हो आप। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसे कहते हैं I शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो करंट होता है इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। इस ग्राफ को आपको वैसे ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नीट में क्वेश्चन बनते हैं इस ग्राफ से, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, इसकी वर्किंग याद रखनी है। ये हमारे हो गए स्पेशल पर्पस डायोड्स। अब इसके बाद हमारे अगले लेक्चर का जो गोल रहेगा वो रहेगा लॉजिक गेट्स, और उसके बाद ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। अभी ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा इससे हट चुका है तो उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ स्पेशल पर्पस डायोड तक पढ़ना था। अब इसके बाद लॉजिक गेट स्टार्ट होगा जो कि इन जितने भी टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ना। वो एक अलग टॉपिक है बिल्कुल इससे, ठीक है। इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो उसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। और बहुत सरल सा होता है, उसमें 4 5 6 तरीके के गेट्स हैं जो अगर आपको आ गए तो उसके बाद आपको कुछ भी जिंदगी में परेशान नहीं करेगा लॉजिक गेट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। उनको भी अच्छा लगे, उनके भी एग्जाम में हेल्प हो, ठीक है। थैंक यू।